हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने आई हूँ, दैट इज़ यूपीएससी। हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 12th के बाद अपने करियर को लेके काफ़ी सीरियस हैं और जो तरह तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की जानकारी निकाल रहे हैं, राइट। तो उन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में ज़रूर सुना होगा और उनके माइंड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि ये एग्ज़ाम क्या होता है, इसमें कौन से पेपर्स होते हैं, एज कितनी चाहिए रहती है, कौन सी बुक्स पढ़ें, कहाँ तक की पढ़ाई आवश्यक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके, राइट। या हम में से काफ़ी लोग जब ये बात सुनते हैं कि नोएडा के डीएम को हटा दिया गया, नए डीएम आए, डीएम जो भी चीज़ें होती है डीएम एसडीएम करते हैं, राइट। ऐसे हम सब चीज़ें जो सुनते हैं, या तो गवर्नमेंट की जो नीति आयोग है, मतलब ये सब जो गवर्नमेंट के ऊंचे ऊंचे पद है, इस पे जो लोग होते हैं वो कैसे चुन के आते हैं, हमारे जो जो हमारी राजदूत होते हैं वो कैसे चुन के आते हैं, मतलब ऐसे तरह तरह के प्रश्न आपको रहते हैं कि ये लोग कैसे आते हैं। उसी से रिलेटेड आज का वीडियो है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम्स के बारे में, एज लिमिट, एकेडमिक एलिजिबिलिटी, राइट। इसके बारे में हम ये वीडियो में जानेंगे। और एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, सिलेबस शॉर्ट में, ये सब के बारे में हम ये जो वीडियो है उसमें जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स बैक इनटू द वीडियो एवरीवन। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में और जानते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या यूपीएससी एग्ज़ाम है, ये सब जो भी क्वेरीज़ आपकी आज हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सब बोलते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम, बट यूपीएससी इज़ नॉट अ एग्ज़ाम फ्रेंड्स। यूपीएससी एक पब्लिक सर्विस कमीशन है जो गवर्नमेंट की ऑल इंडिया सर्विस, आर्म्ड सर्विस एंड सेंट्रल सर्विसेज के लिए लोगों को रिक्रूट करती है, ठीक है। तो कौन सी सर्विसेज यूपीएससी कंडक्ट करती है, तो उसमें है जियो साइंटिस्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सीडीएस एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग, एनडीए, सिविल सर्विस एग्ज़ाम, ऐसे काफ़ी सर्विसेज के लिए यूपीएससी कैंडिडेट को इलेक्ट करती है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम। सो यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम ये हर ईयर यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की जाती है और ये एक नेशन वाइड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जो यूपीएससी कंडक्ट करता है। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करके यूपीएससी जो महत्वपूर्ण पद है उनको फिल करता है और डिफरेंट सर्विसेज के लिए लोगों को रिक्रूट करता है, जिसमें से बहुत ज़्यादा पॉपुलर 3 सर्विसेज, दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पीटी एंड अकाउंट फाइनेंस सर्विस एंड इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। ऐसे काफ़ी सर्विसेज के लिए, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज के लिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टेस्ट कंडक्ट करके लोगों को रिक्रूट करता है। सो ये भी आपने जान ही लिया होगा। अब बात आती है कि सब बोलते हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूँ देने के लिए, ठीक है। तो अगर आपकी एज 21 ईयर की है तो आप एलिजिबल हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए। और जो एज लिमिट है वो हर कैटेगरी के लिए डिफरेंट है, जैसे कि जनरल कैटेगरी का जो इंसान है वो मैक्सिमम 32 ईयर्स तक ही यूपीएससी के एग्ज़ाम्स दे सकता है, आफ्टर 32 ईयर्स नहीं। जो ओबीसी है वो 35 और जो एससी एसटी है वो 32+5 दैट इज़ 37 ईयर्स तक वो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। और जो लोग फिज़िकली डिसेबल रहते हैं या जो लोग डिसेबल्ड लोग हैं उनको कुछ और ज़्यादा मौके मिलते हैं, ठीक है। और फिर बात आती है कि लोग ये क्वेश्चन रहता है कि एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्या है, मैं 12th पास हूँ, मैं दे सकता हूँ क्या, ऐसे। तो फ्रेंड्स, जो यूपीएससी की एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आपका जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए गवर्नमेंट की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या तो आपकी जो एजुकेशन है वो एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे जो बच्चे हैं जो अपना फाइनल ईयर का वेट कर रहे हैं, फाइनल ईयर के रिज़ल्ट का,
और अगर उनकी एज 21 ईयर है तो दे आर एलिजिबल टू गिविंग यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, बट मेन से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, देन यू एलिजिबल। आपका कोई भी एजुकेशन हो, आपके कितने भी मार्क्स हो, आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, आप टॉपर स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, ठीक है, बट आप ये एग्ज़ाम देने के एलिजिबिलिटी रखते हैं, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है जो सबको इक्वली ट्रीट करता है, ठीक है। सो यूपीएससी की 3 स्टेजेस होते हैं, दैट इज़ प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। सो इन तीनों स्टेज में से अगर आप किसी भी एक स्टेज पे अटकते तो फिर से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि पड़ेगा, ठीक है। सो और जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है ये आपका रैंक नहीं डिसाइड करते हैं, ये सिर्फ भीड़ को कम करने के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम है, जिसमें आप क्वालिफाई होते हैं तो आप मेंस में जाते हैं। तो जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस है उसमें 2 पेपर होते हैं, दैट इज़ GS1 एंड CSAT। GS1 मीन्स जनरल स्टडीज़, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स, 2 घंटे मिलते हैं ऑब्जेक्टिव नेचर में। पेपर 2 CSAT दैट इज सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स, 2 आवर्स ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो फिर सब्जेक्ट की बात होती है। तो जो जनरल स्टडीज़ है उसमें करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो CSAT जो पेपर 2 है उस पर कॉम्प्रीहेंशन, बेसिक न्यूमरेसी, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है CSAT की, वो ये है कि CSAT में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है फ्रेंड। तो आप उतना ही रिस्क लेना है आपको CSAT में जितना आप ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा जय माता दी करके सभी आंसर नहीं टिक कर देने, बिकॉज अगर आपका एक रॉन्ग आंसर रहेगा तो आपको 1/3 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। और अगर आप एग्रीगेट, और दूसरा जो रूल है वो ये है कि अगर आप एग्रीगेट में पास हो जाते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स में, बट आपका जो मार्क्स है वो 33% रहना चाहिए CSAT में, ठीक है। अगर आप एग्रीगेट में तो पास हो जा रहे हैं बट आपका CSAT में 33% मार्क्स नहीं है, सो आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको CSAT में भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं मानती हूँ कि आप प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हो गए हैं, सो फिर आती है मेंस की बारी। तो जो मेंस एग्जामिनेशंस है फ्रेंड, उसमें 9 पेपर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऊपर के 2 पेपर है दैट इज़ इंडियन लैंग्वेज, मतलब शेड्यूल 8 में जो भी लैंग्वेज है उसमें से किसी एक लैंग्वेज, कोई और एक लैंग्वेज, और पेपर B दैट इज़ इंग्लिश, ये दोनों पेपर आपके रैंक्स नहीं डिसाइड करते, ये बस क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ 25% मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर आप ये पेपर क्वालिफाई नहीं करते, आप इसमें फेल हो जाते हैं, तो आपने जो अदर पेपर दिया है, जो अदर एफर्ट्स किए, उनको ये रिकग्नाइज्ड नहीं करेंगे, ठीक है। सो जो पेपर इंडियन लैंग्वेज की जो पेपर है 300 मार्क्स, 3 आवर्स, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। पेपर B इंग्लिश 300 मार्क्स, 3 आवर्स, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट बात इस एग्ज़ाम की है कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, रैंकिंग में नहीं काउंट होती है, ठीक है। और जो बच्चे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड एंड सिक्किम से बिलोंग करते हैं, उनके लिए इंडियन लैंग्वेज में जो पेपर है ना फर्स्ट, वो देना कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। और अब उन पेपर के बारे में हम बात करेंगे जिनसे हमारी रैंक डिसाइड होती है, दैट इज़ ऐसे 250 मार्क्स, 3 आवर्स, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। GS1 250 मार्क्स, 3 आवर्स, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। GS2 250 मार्क्स, 3 आवर्स, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। GS3 250 मार्क्स, 3 आवर्स, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। GS4 250 मार्क्स, 3 आवर्स, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। ऑप्शनल 1 and 2, पेपर 1 and पेपर 2 250 मार्क्स, 3 आवर्स, 250 मार्क्स, 3 आवर्स, डिस्क्रिप्टिव नेचर। तो आप ये सोचोगे कि ऑप्शनल के तो 2 पेपर हैं, मीन्स 2 ऑप्शनल चूज़ करना पड़ेगा, आपको एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, उसी में आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है।
एंड फ्रेंड्स, एक और बात कि जो ऑप्शनल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ऑप्शनल में रहता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स में उतने अच्छे नहीं हैं या आप ऐसा सोचते हैं कि आप उसमें उतना बेटर नहीं कर सकते हैं, तो आप जो भी ऑप्शनल है उसमें से कुछ भी ले सकते हैं। एंड जो ऑप्शनल है फ्रेंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 500 मार्क्स के और ऑप्शनल इज़ अ गेम चेंजर। जैसा कनिष्क सर के केस में देखा गया था कि उनको अक्षत और सृष्टि मैम से जीएस में कम मार्क्स थे, इंटरव्यू में भी कम मार्क्स थे, बट उनको फर्स्ट रैंक इसलिए मिली बिकॉज उन्होंने जो उनका ऑप्शनल है मैथमेटिक्स उसमें उन्होंने बहुत बेटर किया। ठीक है, इसलिए ऑप्शनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शनल पे ध्यान दीजिए और ऑप्शनल को बहुत ज़्यादा सोच समझ के ऑप्शनल चूज़ कीजिए। ठीक है, मल्टीपल टॉपिक्स पे लिखना पड़ेगा आपको ऐसे, चाहे करंट अफेयर्स से आ सकते हैं। ठीक है, पेपर 2 मतलब जनरल स्टडीज़ 1 इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। जनरल पेपर 3 मतलब जनरल स्टडीज़ 2, उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं दैट इज़ गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। पेपर 4 मीन्स जनरल स्टडीज़ 3 टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इन एरियाज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 5 दैट इज जनरल स्टडीज़ 4, इसमें इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इन एरियाज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड पेपर 6 एंड 7 ऑप्शनल से। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सो मेंस के बाद आपका अगर आप मेंस क्लियर होते हैं तो आप आते हैं इंटरव्यू पे, और 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू ये आपकी नॉलेज को नहीं टेस्ट कर रहा है कि आप कितने ज़्यादा ज्ञानी हैं, ये सब इंटरव्यू में नहीं टेस्ट होगा, क्योंकि प्री और मेंस आपने क्लियर किया है। दैट मीन्स दैट कि आप पढ़कर आए हैं, आप में नॉलेज है। ठीक है, इंटरव्यू में बस ये चीज़ें चेक होगी कि क्या आप सिविल सर्विसेज के लिए सूटेबल हैं, आप में लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है कि नहीं, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटीग्रिटी, ठीक है, बैलेंस ऑफ जजमेंट है कि नहीं आप में, आपकी मेंटल अलर्टनेस कैसी है, आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कितना अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपसे यही सब, आपकी जो ये सब क्वालिटीज़ है इसी को जज किया जाता है। आपसे आपके करंट अफेयर से, ऑप्शनल से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इंटरव्यू का बस यही मकसद होता है फ्रेंड्स कि आपको जज किया जाए कि आप में एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, क्या आप डिसीजन कैसे लेते हैं,